स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कई अहम संशोधन और बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक प्रस्ताव जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है वो आम लोगों से जुड़ा है। ये न्यू टैक्स रेजिम में आपने टैक्स स्लैब्स में जो रिस्ट्रक्चरिंग की है, इसके पीछे सोच क्या है और इसका कितना असर पड़ेगा आपके रेवेन्यू कलेक्शन? जी, तो बिल्कुल जो आपको जैसा कि मालूम है और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा, पिछले कई वर्षों से सरकार का ये प्रयास रहा है कि टैक्स के प्रावधानों को हम जितना अधिक से अधिक हो सके उनको सरल करें, और उस सरलीकरण के दिशा में ही ये न्यू टैक्स प्रणाली पर्सनल इनकम टैक्स के लिए लेकर के सरकार आई थी, जिसको पिछले वित्तीय वर्ष में काफ़ी अधिक आकर्षक बनाया गया था। उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा है कि आज जब कि लगभग 4 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न हमारे को प्राप्त हो चुके हैं पिछले वर्ष के 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। ये अच्छा मौका है कि मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि 31 जुलाई की जो अंतिम तिथि उनके लिए है, उसको ध्यान में रखते हुए वे शीघ्र अपना आयकर विवरण रिटर्न प्रस्तुत करें और 31 जुलाई की वेट न करें, क्योंकि इसके अंदर में कोई आगे हम इसकी बढ़ोतरी नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पिछले 2 वर्षों में भी नहीं की है। जी। बहरहाल, आपके प्रश्न की ओर आते हुए ये खुशी है मुझे बताते हुए कि करीबन 69% लोग पिछले वर्ष नई प्रणाली के साथ में जुड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव एक ही वर्ष में, क्योंकि उससे पहले करीब करीब नगण्य ही व्यक्ति नई टैक्स प्रणाली के साथ में जुड़े थे। आपको मालूम है पिछले वर्ष लगभग 37,500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का लाभ इस नई कर प्रणाली के मार्फत हमने टैक्स पेयर्स को दिया था। उसी दिशा में चूँकि हमारे लिए हमारे जो करदाता हैं, हमारी जो जनता है, वो सर्वोपरि है, उन्हीं के लिए हम समस्त कार्य जो सरलीकरण का यदि हम बात करें या जो रिलीफ की जो बात है वो हम करें, चाहे वो आयात शुल्क विभिन्न क्षेत्रों में हमने वहाँ पे कम किए उसकी बात करें, और या फिर पर्सनल इनकम टैक्स जिसके बारे में आपने पूछा उसकी बात करें, उन्हीं के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 मुख्य बदलाव पर्सनल इनकम टैक्स में किए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास के लिए 50,000 से 75,000 रुपया किया गया है, और जो डिडक्शन है फैमिली पेंशन भोगियों के लिए उसको भी 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त जो गैर वेतन भोगी हैं, समस्त लोग जिसमें वेतन भोगी भी सम्मिलित हैं, उनके लिए जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें कमी की गई है, जिसकी वजह से 10,000 रुपये प्लस सरचार्ज तक का लाभ उनको हो सकता है। अर्थात यदि कोई वेतन भोगी है तो उसको नई टैक्स प्रणाली में 17,500 रुपये तक का सेवा की बचत इन बदलावों से हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है, पर इसकी वजह से कितना राजस्व का नुकसान होगा? क्योंकि आपने ये जो इससे लगभग हमारा जो राजस्व का नुकसान है 25,000 करोड़ के लगभग, इससे राजस्व का हमारा नुकसान होगा, और इसकी कुछ भरपाई हमने अन्य जो हमारे प्रावधान हैं उनके मार्फत से हमने करने का प्रयास किया है, लेकिन इस एक ही प्रावधान से लगभग 25 से 27,000 करोड़ रुपए का राजस्व हानि होना संभावित है। ये पर्सनल इनकम टैक्स में जो नए रेजिम में जो आपने चेंज किया, और पुरानी टैक्स रेजिम को लेकर भी हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि आपने उसको टच नहीं किया है। पिछले 2-3 बजट में उसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। आगे क्या सोचा है आपने उसके लिए? क्योंकि अभी एक बड़ा तबका है टैक्स पेयर्स का जो पुरानी टैक्स रेजिम के साथ है। बिल्कुल, ये जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने भी कहा है और ये कई बार कहा है कि हमारा प्रयास यही है कि जो एक सरलीकृत जो योजना है, जिसमें कोई एग्जेम्पशंस ना हो, जिसमें कोई रिडक्शंस ना हो, कॉर्पोरेट टैक्स में भी इस प्रकार की हमने एक स्कीम दी है, तो प्रयास यही है कि सभी के सभी लोग
ये जो सरलीकृत योजना है, नई टैक्स प्रणाली है, उसके साथ में जुड़ें। लेकिन जो पुरानी जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको ख़त्म करने का कोई प्रस्ताव हमारा आज के दिन में या कोई डेट उसके बारे में कोई हमारी नहीं है। पर हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो सरलीकृत योजना है जिसमें टैक्स की दरें भी कम हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक टैक्स पेयर्स उठाएं और जो सेविंग्स उनकी हैं उनको किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में वो निवेश करना चाहते हैं, अपनी सोच और अपनी इच्छा और अपनी सुविधा और अपनी बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए वो उसमें कर सकते हैं। क्योंकि जो पुरानी योजना में है उसमें हमने कुछ स्मॉल सेविंग्स के लिए ही ये छूट दी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नई योजना में उनको मिलती है और टैक्स दरों में कटौती भी वहाँ पे टैक्स दरें भी कम हैं। तो कुल मिलाकर के हम यही हमारा प्रयास रहेगा और हमारी सभी आपके दर्शकों को और टैक्स पेयर्स को अनुरोध रहेगा कि वे नए टैक्स प्रणाली की ओर जाएं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में आपने बदलाव किया है जी, इसके पीछे सोच क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो जो शेयर्स हैं, जो लिस्टेड जो शेयर्स उनके ऊपर में और कुछ और श्रेणियां हैं, म्यूचुअल फंड्स और फंड ऑफ फंड्स। इनके ऊपर में अभी तक 15% था। बाकी सभी जो संपत्तियां हैं, जो कैपिटल एसेट्स हैं, उनके गेन्स के ऊपर में आपके स्लैब के अनुसार ही था। तो केवल ये जो 3 जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनके ऊपर में 15% को बढ़ा करके 20% किया है। हमारी सोच इसके पीछे ये है कि हम प्रेरित करें हमारे निवेशकों को कि वो दीर्घकालीन तक इन संपत्तियों के साथ में जुड़ें, उनको अपने पास रखें। उससे न केवल उनका लाभ होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के उनको दीर्घकालीन उनको आय जो है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो इसके साथ में बार बार खरीदने में बेचने में जो खर्च होता है, जो ब्रोकरेज का खर्च होता है, जो टैक्स का खर्च होता है, उसमें उनकी कमी होगी और साथ ही साथ वो देश के विकास में भी भागीदार बनेंगे। क्योंकि ये लंबा दीर्घकालीन जो निवेश है वही निवेश देश के अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है और लाभदायक है। जी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आपने टैक्स को 12.5% किया है। जी, सो ये आपने अभी कहा कि हम चाहते हैं कि लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके निवेश करें। तो इस प्रस्ताव के पीछे क्या कुछ विशेष आपने सोचा? ये देखिए, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो हमारा प्रस्ताव है वो मुख्यतः जो हमारा प्रस्ताव है उसको हम 2 भाग में देखना चाहेंगे। जो पहला और जो प्रमुख भाग है वो इसको हमने सरलीकृत किया है। जैसा कि इस पूरे बजट में कर प्रस्तावों के संबंध में एक मंशा रही है, एक उद्देश्य रहा, एक थीम रहा, न केवल इस बजट का बल्कि पिछले कई वर्षों से, कि हम अपने टैक्स प्रणाली को सरलीकृत करें ताकि लोगों को कंप्लायंस में आसानी हो, टैक्स प्रैक्टिशनर्स को आसानी हो और यहाँ तक कि टैक्स अथॉरिटीज़ को भी आसानी हो उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो उसी दिशा में ये कैपिटल गेन्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में हम देखें तो 3-4 प्रकार के रेट्स थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में देखें उसमें भी 3-4 प्रकार के रेट्स थे, होल्डिंग पीरियड भी 3-4 प्रकार के थे। तो उनको सबको हमने कम करके मुख्यतः एक ही रेट पर हम लेकर के आए हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो। तो सबसे पहला तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बदलाव करने के पीछे प्रस्ताव सरलीकरण का था। साथ साथ जैसा कि आपने भी ये बताया, कुछ प्रतिभूतियों पे, कुछ एसेट क्लासेस पे ये टैक्स रेट जो शेयर्स हैं, जो लिस्टेड शेयर्स हैं, जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, उनमें 20% इंडेक्सेशन के लाभ के साथ में था, उसको 12.5% उनको कम किया है। और जो शेयर्स, जो लिस्टेड शेयर्स थे, म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट्स के यूनिट्स, उनको 10% से बढ़ा करके 12.5% किया है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि यदि हम
अन्य जो इनकम है, जैसे वेतन है, बिजनेस इनकम है, या हाउस रेंट किराए की इनकम है, ये सभी आयों के ऊपर में जो दर है वो 39% तक, 2 करोड़ रुपए से ऊपर 39% तक जाती है। जबकि इनके ऊपर में दर 10% बहुत काफ़ी कम है। जब हमने देश विदेश में इसकी तुलना की तो वहाँ पे भी हमने देखा कि ये दर जो है कम से कम 20% तक की, अन्य देशों में, अधिकतर देशों में 20% तक की ये दर जाती है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको आश्वस्त करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो टैक्स दर जो बढ़ाई है, इसका प्रभाव अधिकतर उच्च आय वर्ग के लोगों को ही हो रहा है। हमने एक अध्ययन किया, वर्ष 22-23 में जो टोटल कैपिटल गेन से हमारे को आय हुई लगभग 1,06,000 करोड़, उसमें से 88% की आय वो 15 लाख रुपए या उससे अधिक आय वाले व्यक्तियों से हुई, और 1 करोड़ से अधिक 61% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। उसी प्रकार से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में भी लगभग 60% से अधिक की जो आय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में हुई वो 15 लाख रुपए या उससे अधिक आय वाले व्यक्तियों से हुई। तो इसका प्रभाव जो है वो उच्च आय वर्ग की ओर हो रहा है, मध्यम आय और निम्न आय वर्ग पे नहीं है। और उनके लाभ के लिए हमने जो सीमा 1 लाख रुपए की सीमा तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, उस सीमा को हमने 1 लाख रुपए से बढ़ा करके और 1.25 लाख रुपया किया है।